नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो बुक में। मित्रों, आज हम सुनेंगे भूतनाथ उपन्यास भूतनाथ। लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री। भाग 3। बिमला। वह समझ लो कि इसी तरह कला भी सूरत बदले हुए हैं। हम दोनों बहनें एक साथ एक ही अनुष्ठान साधन के लिए सूरत बदलकर ग्रदशा के दिन काट रही हैं। जब तक कमबख्त भूतनाथ से बदला न ले लेंगी तब तक। इंदुमती बिमला को छोड़कर रहा। मुझे कब आशा थी कि इस तरह अपनी बहन जमुना सरस्वती को देखूंगी, मगर भूतनाथ। कला बिमला से बस बहन, अब बातें पीछे करना, पहले अपनी सूरत बदलो और उस झिल्ली को चढ़ाकर बिमला बन जाओ। दरवाजे खोल दो और आराम से बातें करो। विमला उठी और पुनः उसी कमरे में जाकर अपनी सूरत पहले जैसी बनाकर लौट आई। काम केवल इतना ही था कि एक अद्भुत झिल्ली जो अपने चेहरे से उतारी थी फिर चढ़ाकर जैसी की तैसी बन बैठी। कला ने कमरे के दरवाजे खोल दिए और आराम के साथ बैठकर फिर तीनों बातचीत करने लगी। इंदुमती, बहन, तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। अब तुम अपना हाल कह जाओ और ये बताओ कि यह मकान किसका है, मेरी मौसी का या मेरी माँ का? बिमला, दोनों में किसी का भी नहीं। इंदुमती, ताज्जुब से, तो क्या तुम दोनों लावारिस हो गईं? कोई तुम्हारा मालिक नहीं रहा? विमला, रहा और नहीं भी रहा। इंदुमती, सो कैसी बात? यह मैं जानती हूँ कि दयाराम जी के मरने से तुम दोनों विधवा हो गई, क्योंकि भाग्यवश दोनों बहनें एक ही साथ ब्याही गई थी। फिर भी हम लोगों के माँ बाप ऐसे गए गुजरे नहीं कि हम लोग लावारिस समझी जाएं। विमला, अपनी आंखों से आंसू पोंछकर, नहीं, लावारिस तो नहीं है, मगर अभागी और दैव की सताई हुई जरूर हैं। हम दोनों बहनों को मालूम हो गया कि हमारे निर्दोष पति को गदाधर सिंह ने मारा है, और बस यही जान लेना हमारी इस ग्रदशा का कारण है। इंदुमती चौंक कर है। कौन गदाधर सिंह? बिमला, वही जो हमारे ससुर का यार और हमारे पति का दिली दोस्त। इंदुमती, बड़े ही आश्चर्य से, ये बात तबीयत में नहीं जमती। एयारी के फन से यह बिल्कुल ही विरुद्ध है। एयार चाहे कैसा ही बेईमान क्यों न हो, मगर मालिक के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, और गदाधर सिंह तो एक नेक एयार गिना जाता है। एक दफे मैंने भी उसकी सूरत देखी है। बिमला, बहन, बेशक ऐसा ही है, यद्यपि अभी किसी को इस बात की खबर नहीं है, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप और ससुर को भी इस बात का विश्वास नहीं। मगर मुझे तो जो कुछ पता लगा है वो यही है, और बहुत ठीक भी। कला, और इतना भी मैं कहूँगी कि मेरे ससुर को भी इस बात का शक जरूर हो गया, खास करके तब से जब से गदाधर सिंह ने अपना काम या हमारे यहाँ का रहना एक प्रकार से छोड़ दिया है, यद्यपि हमारे ससुर इस विचार को प्रकट नहीं करते। बिमला, इस समय वही गदाधर सिंह तुम्हारा रक्षक बना है और भूतनाथ के नाम से तुम्हारे साथ दोस्ती दिखलाता है, मगर हम दोनों कब उस पर विश्वास करने लगी। इंदुमती चौंक कर है। क्या वही गदाधर सिंह भूतनाथ बना है? बिमला, हाँ, वही भूतनाथ है जिसके फंदे से बचाकर मैं तुमको यहाँ ले आई। कला, बहन, हम दोनों वे बातें जानती हैं जो अभी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, या अगर मालूम है भी तो केवल 2 ही 4 आदमियों को। बिमला, मैं भी भूतनाथ को वह मजा चखाऊंगी कि उसे नानी याद आ जाएगी और वह समझ जाएगा कि दुनिया में औरतें कहाँ तक कर सकती हैं। इंदुमती, तुम्हारी बातों ने तो मुझे पागल बना दिया। मैं वे बातें सुन रही हूँ जिसके सुनने की आशा न थी। तो तुम ये भी कहोगी कि गुलाब सिंह ने भी हम लोगों के साथ दगा की और जानबूझकर हम दोनों को भूतनाथ के हवाले कर दिया। विमला, कौन गुलाब सिंह? इंदुमती, वही गुलाब सिंह, भानुमती वाला। बिमला, कुछ सोचकर इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारी जुबानी तुम्हारा हाल कुछ भी नहीं सुना। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों कर घर से निकली, तुम पर क्या आफतें आई, और गुलाब सिंह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। तथापि गुलाब सिंह पर शक करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह बड़ा नेक और ईमानदार आदमी है, तथा हमारे घर के कई एहसान भी उसके ऊपर हैं, यदि वह माने। यूं तो आदमी का ईमान बिगड़ते कुछ देर नहीं लगती, क्योंकि आदमी का शैतान हरदम आदमी के साथ रहता है। इंदुमती, ठीक है, अच्छा, मैं भी अपना हाल कह सुनाऊंगी, मगर पहले ये सुन लूं कि क्यों कर यहाँ आई हो, क्यों कर तुमने मुझे दुश्मनों के हाथ से बचाया है। विमला, हाँ हाँ, मैं कहती हूँ, सुनो।
अच्छा ये बताओ कि तुम उन दुश्मनों को। इंदुमती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिमला, वे महाराज शिवदत्त के आदमी थे। इंदुमती, ओफो, जिसके खौफ से हम लोग भागे हाथ से बचाया है। बिमला, हाँ, बेशक वैसा भी कह सकते, शिवदत्त ही के आदमियों के हाथ में उन लोगों के हाथ से तुम्हें छुड़ा। क्योंकि भूतनाथ तो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन ठहरा, मगर इधर तुम थी। इत्तेफाक से हम लोग भी उसी समय वहां जा पहुंचे और लड़ भिड़ कर, बस यही तो मुख्तसर हाल है। इंदुमती, आश्चर्य से तुम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उन लोगों से लड़कर मुझे छुड़ा लाईं? बिमला, मुस्कुराती हुई, हाँ, इस समय मुझमें इतनी ताकत है। मेरे पास 2 अयार हैं तथा 20-25 सिपाही भी रखती हूँ। इंदुमती, तो ये सब तुम्हारे बाप या ससुर के नौकर होंगे। जरूरत पड़ने पर तुम्हें उनसे इजाजत लेनी पड़ती होगी। बिमला, एक लंबी सांस लेकर, नहीं बहन, ऐसा नहीं है। हम दोनों अपने घर और ससुराल से मंजिलों दूर पड़े हुए हैं। हम लोगों की किसी को कुछ खबर ही नहीं, बल्कि यूं कहना कुछ अनुचित न होगा कि अपने नातेदारों के ख्याल से हम दोनों बहनें मर चुकी हैं और किसी को खोजने या पता लगाने की भी जरूरत नहीं। इंदुमती, आश्चर्य से, तुम्हारी बातें तो बड़ी ही विचित्र हो रही हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ किसके भरोसे पर बैठी हो और तुम्हारा मददगार कौन है? बिमला, ये बहुत ही गुप्त बात है, तुम भी किसी से इसका जिक्र न करना। मैं यहाँ इंद्रदेव के भरोसे पर हूँ। वही मेरे मददगार हैं और यह उन्हीं का स्थान है। वही मेरे बाप हैं, वही मेरे ससुर हैं और इस समय वही मेरे पूज्य इष्टदेव हैं। मगर अभी तुम कह चुकी हो कि मैंने तुम्हें भूतनाथ के हो जिनके हाथ में फंसी थी। इंदुमती, कौन इंद्रदेव? विमला, वही तिलिस्मी इंद्रदेव, मेरे ससुर के सच्चे मित्र। इंदुमती, सिर हिलाकर, आश्चर्य, आश्चर्य, और तुम्हारे ससुर को इस बात की खबर नहीं है? विमला, हाँ, बिल्कुल नहीं है। इंदुमती, ये कैसी बात है? विमला, ऐसी ही बात है। मैं जो कह चुकी कि उन लोगों के ख्याल से हम दोनों इस दुनिया में नहीं है। इंदुमती, आखिर उन्हें इस बात का विश्वास कैसे हुआ कि जमुना और सरस्वती मर गईं? बिमला, सो मैं नहीं जानती, क्योंकि यह कार्रवाई इंद्रदेव जी की है। मैं सूर्यमासी इंद्रदेव की स्त्री के यहाँ न्योते में आई थी। उसी जगह उन्होंने, इंद्रदेव ने मुझे गुप्त भाव से बताया कि भूतनाथ ने मेरे पति के साथ कैसा सलूक किया। मालूम होते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई और मैंने उसी समय उनके सामने प्रतिज्ञा की कि भूतनाथ से इसका बदला जरूर लूंगी। एक लंबी सांस लेकर गुस्से से प्रतिज्ञा तो कर गई, मगर अब विचारा तो कहाँ मैं और कहाँ भूतनाथ। पहाड़ और राई का मुकाबला कैसा? ऐसा ख्याल आते ही मैं इंद्रदेव पैरों पर गिर पड़ी और बोली कि मेरी इस प्रतिज्ञा की लाज आपकी है। बिना आपकी मदद के मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सकती और वैसी अवस्था में मुझे आपके सामने ही प्राण दे देना पड़ेगा, इत्यादि। इंद्रदेव को भी इस अनुचित घटना का बड़ा दुख था, परंतु उस अवस्था ने उन्हें और दुखित कर दिया तथा मेरी प्रार्थना पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि मेरी प्रतिज्ञा करना उन्होंने आवश्यक और धर्म समझ लिया। बस फिर क्या था, मेरे मन की भई जैसा कि मैं चाहती थी बढ़कर उन्होंने मुझे मदद दी, और सच तो यह है कि उनसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कोई मदद दे ही सकता। खैर, मैं खुलासा हाल फिर कभी सुनाऊंगी। मुख्तसर यह है कि उन्होंने हर प्रकार की मदद करने का बंदोबस्त करके हम दोनों को समझाया कि अब किसी तरह की जिंदगी हम दोनों को अख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले इंद्रदेव जी ने यही बताया कि प्रकृति में तुम दोनों बहनों को इस दुनिया से उठ जाना चाहिए, अर्थात तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ ही साथ और सभी को यह मालूम हो जाना चाहिए कि जमुना और सरस्वती मर गईं। ये बात मुझे पसंद आई। आखिर इंद्रदेव ने हम दोनों की सूरत बदलकर रहने और अपना काम करने का बंदोबस्त करके न मालूम हमारे रिश्तेदारों को कैसे क्या समझा दिया और क्यों कर विश्वास दिला दिया कि सब कोई हमारी तरफ से निश्चिंत हो गए। उनकी इच्छानुसार बहुत ही गुप्त भाव से हम दोनों यहाँ कला और बिमला के नाम से रहती हैं। जो लोग हमारे साथ हैं वे सब इंद्रदेव जी के आदमी हैं, मगर उनको भी यह नहीं मालूम है कि हम दोनों वास्तव में जमुना और सरस्वती हैं। इंदुमती, आश्चर्य से, क्या तुम्हारे घर में जितने आदमी हैं उनमें से किसी को भी तुम्हारा सच्चा हाल मालूम नहीं है? बिमला, किसी को भी नहीं। इंदुमती, तो फिर मेरे बारे में तुमने लोगों को क्या समझाया है?
बिमला, मैंने यही किसी को भी नहीं कहा कि तुम मेरी रिश्तेदार हो, केवल यही कहा कि तुम्हें भूतनाथ तथा शिवदत्त के हाथ से बचाना हमारा धर्म है। अस्तु, अब उचित यही है कि हमारी तरह तुम भी अपनी सूरत बदलकर यहाँ रहो और अपने दुश्मनों से बदला लो। हम लोगों का बाकी हालचाल तुम्हें आप ही धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। इंदुमती, ठीक है, और जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी, मगर सिर झुकाकर मेरे पति का मुझसे। बिमला, बात काटकर, नहीं नहीं, उनके बारे में तुम कुछ भी चिंता मत करो। आज मैं उनको तुम्हें जरूर दिखा दूंगी और फिर ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तुम दोनों एक साथ। इंदुमती, प्रसन्न होकर, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, मगर ये तो बताओ कि इस समय वे कहाँ हैं। विमला मुस्कुराती हुई, इस समय वे मेरे ही घर में हैं और मेरे कब्जे में हैं। इंदुमती घबराकर, ये कैसी बात? अगर यही है तो मुझे दिखाओ। बिमला, मैं दिखाऊंगी, मगर जरा रुकावट के साथ। इंदुमती, सो क्यों? बिमला कुछ सोचकर, अच्छा चलो पहले मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूं, फिर सलाह विचार करके जैसा होगा देखा जाएगा। मगर इस सूरत में मैं तुम्हें उनके सामने न ले जाऊंगी। इंदुमती, सो क्यों? विमला, तुम अपनी सूरत बदलो और इस बात का वादा करो कि जब मैं उनके सामने तुम्हें ले जाऊं तो चुपचाप देख लेने के सिवाय उनके सामने एक शब्द भी मुंह से। इंदुमती, आखिर इसका सबब क्या है? बिमला, सबब पीछे बताऊंगी। इंदुमती, अच्छा तो फिर जो कुछ तुम कहती हो मुझे मंजूर है। अच्छा लो, मैं बंदोबस्त करती हूँ। ये कहकर बिमला उठी और कुछ देर के लिए कमरे के बाहर चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकड़ी थी। उसी में से सामान निकालकर उसने इंदुमती की सूरत बदली और वैसे ही एक झिल्ली उसके चेहरे पर भी चढ़ाई जैसी आप पहिरे हुए थी। जब हर तरह से सूरत दुरुस्त हो गई तब हाथ का सहारा देकर उसने इंदु को उठाया और कमरे के बाहर ले गई। कमरे के बाहर एक दालान था जिसके एक बगल में तो ऊपर की मंजिल में चढ़ जाने के लिए सीढ़ियां थीं तथा उसी के बगल में नीचे उतर जाने की रास्ता था और दालान के दूसरी तरफ बगल में सुरंग का मुहाना था, मगर उसमें मजबूत दरवाजा लगा हुआ था। इंदु को उसी सुरंग में बिमला के साथ जाना पड़ा। सुरंग बहुत छोटी थी। 30-35 कदम जाने के बाद उसका दूसरा मुहाना मिल गया जहां से सुबह की सफेदी निकल आने के कारण मैदान की सूरत दिखाई दे रही थी। जब इंदुमती वहां हद पर पहुंची तब उसकी आंखों के सामने वही सुंदर घाटी या मैदान तथा बंगला था जिसका हाल हम इस भाग के चौथे बयान में लिखाए हैं, या यूं कहिए कि जहां पर एक पेड़ के साथ लटकते हुए हिंडोले पर प्रभाकर सिंह ने तारा को बैठा देखा था। वही त्रिकोण घाटी और वही सुंदर बंगला जिसके चारों कोनों पर मौलसिरी मालश्री के पेड़ थे इंदुमती की आंखों के सामने था, जिन्हें वह बड़े गौर से देख रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वहां की सुंदरता और कुदरती गुलबूटों ने इनकी निगाह पड़ने के साथ ही लुभा लिया और इसके साथ ही प्रभाकर सिंह की याद ने आंसू बनकर निगाह के आगे पर्दा डाल दिया। आंखें साफ करके वह हर एक चीज को गौर से देखने लगी। इसी बीच एक चट्टान पर बैठे हुए प्रभाकर सिंह पर उसकी निगाह पड़ी, जिनके चारों तरफ कुदरती सुंदर पौधे और खुशरंग फूलों के पेड़ बहुतायत से थे जो उदास आदमी के दिल को भी अपनी तरफ खींच लेते थे और जिन पर सूर्य भगवान की ताजी ताजी किरणें पड़ रही थीं। प्रभाकर सिंह को देखकर इंदुमती की कैसी अवस्था हो गई ये लिखना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। वो कुछ देर तक एकटक उनकी तरफ देखती रही। न तो वहां से नीचे की तरफ उतरने का कोई रास्ता था और न वह यही जानती थी कि वहां तक क्यों कर पहुंच सकेगी। अस्तु वह बेचैन होकर घूमी और यही कहती हुई बिमला के गले से लिपट गई कि बहन, तुम बेशक तिलिस्म की रानी हो गई हो। विमला, बहन घबराओ मत, जरा गौर से देखो तो। इंदुमती, बिमला को छोड़कर तो क्या जो कुछ मैं देख रही हूँ केवल भ्रम है? बिमला, नहीं, ऐसा नहीं है। इंदुमती, तो फिर यह स्थान किसका है? बिमला, इस समय तो मेरा ही है। इंदुमती, तो क्या ये भी तुम्हारे ही मेहमान हैं? बिमला, बेशक। इंदुमती, कब से? बिमला, कई दिनों से, या यूं कि जब से तुम आई हो उससे भी पहले। इंदुमती, आश्चर्य, दुख और क्लेश से तब तुमने इनसे मुझे मिलाया क्यों नहीं, बल्कि हाल तक नहीं कहा, ऐसा क्यों? बिमला, इसके कहने का मौका ही कब मिला? आज ही तो इस योग्य हुई हो कि कुछ बातें कर सकूं। इसके अतिरिक्त तुम्हारी मुलाकात के बाधक वे स्वयं भी हो रहे हैं।
जिस तरह तुम मेरा साथ दिया चाहती हो उस तरह वे मेरा साथ नहीं दिया चाहते। जिस तरह तुमसे मुझे उम्मीद है उस तरह उनसे नहीं। जिस तरह तुम मेरा पक्ष कर सकती हो और करोगी उस तरह वे नहीं करते, बल्कि आश्चर्य यह है कि वे भूतनाथ के पक्षपाती हैं और इसी बात का उन्हें हट है। फिर तुम ही सोचो कि मैं क्यों कर। इंदुमती जोर देकर, नहीं बहन, ऐसी भला क्या बात है, उन्हें सच्चे मामले की खबर न होगी। बिमला, सब कुछ खबर है, इसी वास्ते मैं उन्हें यहाँ लाई थी और भूतनाथ के कब्जे से पहले ही दिन जब तुम लोग सुरंग में घुसे थे छुड़ाने का उद्योग किया था, परंतु खेद यह है कि वे प्रभाकर सिंह तो मेरे कब्जे में आ गए और तुम आगे निकल गईं, जिससे तुम्हें इतना कष्ट भी भोगना पड़ा। इंदुमती आश्चर्य से, सो कैसी बात, तुम्ही ने उन्हें मुझसे जुदा किया था। विमला, हाँ ऐसा ही है। हाथ का इशारा करके, बस इसी घाटी के बगल ही में उस तरफ भूतनाथ का स्थान है, रास्ता भी करीब करीब मिलता जुलता है। भूतनाथ की घाटी में जाने के लिए जो रास्ता या सुरंग है उसी में से एक रास्ता हमारे यहाँ भी जाने के लिए है। इसके अतिरिक्त यहाँ आने के लिए एक रास्ता और भी है जिससे प्रायः हम लोग जाया जाया करते हैं। जिस समय तुम लोग भूतनाथ के साथ सुरंग में घुसे थे उस समय मैं देख रही थी। इंदुमती, फिर तुमने कैसे उन्हें बुला लिया? इसके जवाब में बिमला ने खुलासा हाल जिस तरह प्रभाकर सिंह को सर्ग के अंदर धोखा देकर अपने कब्जे में ले आई थी बयान किया, जो कि हम चौथे बयान में लिख चुके हैं। अब हमारे पाठक समझ गए होंगे कि भूतनाथ के पीछे पीछे सुरंग के अंदर चलने वाले प्रभाकर सिंह को जिन्होंने धोखा देकर गायब किया वे बिमला और कला यही दोनों बहनें थीं और यह काम उन्होंने नेकनियति के साथ किया था, ऐसा ही इंदुमती का विश्वास है। खुलासा हाल सुनकर इंदुमती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, इंदुमती, अच्छा ये बताओ कि मेरे आने की उन्हें खबर भी है या नहीं? बिमला, कुछ कुछ खबर है। तुम्हारे लिए वे बहुत ही बेचैन हैं, कलपते हैं, छोड़ते हैं, मगर तुम हर एक बात को अच्छी तरह सोच विचार लो। इंदुमती, तुमने अपने को उन पर प्रकट कर दिया। बिमला, हाँ, भेद छिपा रखने की कसम खिलाकर मैंने, जिसे जानकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए, मगर इस गुलाब सिंह भूतनाथ का दोस्त है और गुलाब सिंह बतला दिया कि हम दोनों बहनें जमुना और सरस्वती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भूतनाथ मेरे पति के घातक हैं, उन्हें पूरा विश्वास है। चलो देखे वे क्यों कर राजी नहीं होते और कैसे तुम्हारा साथ नहीं देते। इंदुमती, अच्छा तुम मुझे उनके सामने। बिमला, मुझे इसमें कोई इंदुमती जोर देकर, कोई परवाह नहीं, तुम वहां चलो कुछ सोचकर, मगर मैं अपनी असली सूरत में उनके सामने जाऊंगी। बिमला, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो पीछे की तरफ लौटी। एक सुरंग के रास्ते पहले उंगली का इशारा करके उस बीच वाले बंगले में पहुंचना होगा, तब उनके पास जा सकोगी। मगर फिर भी भूतनाथ का पक्ष नहीं। प्रभाकर सिंह को इस घाटी में आए यद्यपि आज लगभग 1 सप्ताह हो गया, मगर दिली तकलीफ के सिवाय और किसी बात की उन्हें तकलीफ नहीं हुई। नहाने धोने, खाने पीने, सोने पहिरने इत्यादि सभी तरह का आराम था, परंतु इंदु के लिए वे बहुत ही बेचैन और दुखी हो रहे थे। जिस समय वे उस घाटी में आए थे उस समय वे, बल्कि उसके 2-3 घंटे बाद तक वे बड़े ही फेर और तरदुद में पड़े रहे, क्योंकि कला और विमला ने उनके साथ बड़ी दिल लगी की थी। मगर इसके बाद उनकी घबराहट कम हो गई जब कला और विमला ने उन्हें बता दिया कि वे दोनों वास्तव में जमुना और सरस्वती हैं। पेड़ के साथ लटकते हुए हिंडोले पर बैठने वाली औरत ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़े ही धोखे में डाला। जब उन्हें पेड़ पर चढ़ने का इरादा किया तो वहां पहरा देने वाले दोनों नौजवान लड़कों ने गड़बड़ मचा दिया। दौड़ते हुए और कई आदमियों को बुला लाए जिन्होंने प्रभाकर सिंह को घेर लिया, मगर किसी तरह की तकलीफ नहीं दी और न कोई कड़ी बात ही कही। दोनों नौजवान लड़कों के हल्ला मचाने पर जितने आदमी वहां इकट्ठे हो गए थे वे सब कद में छोटे, बल्कि उन्हीं दोनों नौजवान सिपाहियों के बराबर थे, जिन्हें देख प्रभाकर सिंह ताज्जुब करने लगे और लगे कि क्या वे लोग वास्तव में मर्द हैं। पहले तो क्रोध के मारे प्रभाकर सिंह की आंखें लाल हो गईं, मगर जब सोचने विचारने पर उन्हें मालूम हो गया कि ये सब मर्द नहीं औरतें हैं, तब उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ और सबों की इच्छानुसार वे उस बंगले के अंदर चले गए, जिसमें छोटे बड़े सब मिलाकर 11 कमरे थे। होता है कि यह मकान आप ही का है।
बीच वाले बड़े कमरे में साफ और सुथरा फर्श बिछा था। वहां पहुंचने के साथ ही विमला पर उनकी निगाह पड़ी और वे पहचान गए कि मुझे बुलावा देकर यहाँ वालियों में से ये भी एक औरत है जो बड़ी ढिठाई के साथ इस अनूठे ढंग पर इस्तकबाल कर रही है। भूतनाथ पहला भाग। प्रभाकर सिंह ने विमला से कहा। विमला, जी हाँ, समझ लीजिए कि आप ही का है। प्रभाकर सिंह, अच्छा तो मैं पूछता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव क्यों किया? विमला, मैंने आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि सच तो यूं है कि आपको एक भयानक खोटे बेईमान और झूठे अयार के पंजे से बचाने का उद्योग किया, जो कि सिवाय बुराई के कभी कोई भलाई का काम करके आपके साथ नहीं कर सकता था। अफसोस, आपको तो हम उसके फंदे से निकाल लाए, मगर बेचारी इंदु फंसी रह गई, जिसे बचाने के लिए हम लोग तन मन धन सभी अर्पण कर देंगे। प्रभाकर सिंह, इसमें कोई संदेह नहीं कि इंदु के लिए मुझे बहुत बड़ी चिंता है और मैं यह नहीं चाहता कि वो किसी अवस्था में भी मुझसे अलग हो, मगर मैं इस बात का कभी विश्वास नहीं कर सकता कि भूतनाथ हम लोगों के साथ खोटा बर्ताव करेगा। मैं गुलाब सिंह की बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ, जिसने उसकी बड़ी तारीफ मुझसे की थी। विमला, नहीं, ऐसा नहीं है। वह प्रभाकर सिंह, बात काटकर, तुम्हारी बात मान लेना सहज नहीं है, जिसने खुद मेरे साथ बुराई की। क्रोध की मुद्रा से बेशक तुमने मेरे साथ दुश्मनी की कि इंदु को मुझसे जुदा करके एक आफत में डाल दिया। क्या जाने इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ, कहाँ है वह जिसे मैं अपनी साली समझता था और जिसकी बात मानकर मैंने ये कष्ट उठाया? क्या अब वह अपना मुंह न दिखलावेंगी? विमला, आप क्रोध न करें, आपकी साली जरूर आपके सामने आवेगी और उसके साथ साथ मैं भी इस बात को साबित कर दूंगी कि हम लोग आपके साथ दुश्मनी नहीं करते। इंदु हमारी बहुत ही प्यारी बहन है और उसे हम लोग हद से ज्यादा प्यार करते हैं। जिस तरह प्रभाकर सिंह, सिर हिलाकर, नहीं नहीं, अगर तुम इंदु को प्यार करती होती तो उसे इस तरह मुझसे अलग करके संकट में न डालती। कुछ देर के लिए ये भी मान लिया जाए कि भूतनाथ हमारा दुश्मन है। गुलाब सिंह ने हमसे जो कुछ कहा वह झूठ था और तुमने वास्तव में हमें एक दुश्मन के हाथ से बचाना चाहा, मगर फिर भी यह कहना पड़ेगा कि वहां से बचा लाने के लिए वह ढंग अच्छा न था जो तुमने किया। अच्छा होता यदि तुम मुझे यहाँ ले आने के बदले में उस जगह केवल इतना ही कह देती कि देखो, खबरदार हो जाओ, भूतनाथ का विश्वास मत करो, इंदु को लेकर निकल भागो और फलानी राह से मेरे पास चले आओ। बस अगर तुम ऐसा करती तो मैं तुम्हारी इज्जत करता। विमला, ठीक है, मगर मुझे विश्वास नहीं था कि आप यकायक मेरी बात मान जाएंगे। ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। इतना कहकर प्रभाकर सिंह एक उचित स्थान पर बैठ गए और बिमला भी उनके सामने बैठ गई। प्रभाकर सिंह कई शायद तक कुछ सोचने के बाद खैर पहले ये तकाया। बिमला, वे भी इसी जगह कहीं है। डर के मारे आपके कि जीजाजी से मेरा प्रणाम कहो और यह कहो कि कारणवश हर वक्त अपनी सूरत बदले रहती आप मेरी रक्षा करने और मेरा भेद छिपाए नहीं आती। उन्होंने मुझे ये कहकर आपके पास भेजा है, बड़े संकट में पड़ी हुई ग्रदशा के दिन काट रही हूँ। किसी पड़ोस में है जिसका हरदम डर ही लगा रहता है। अस्तु यदि की प्रतिज्ञा करे तो मैं आपके सामने आऊँ, नहीं तो। प्रभाकर सिंह आश्चर्य से वाह वाह वाह। कुछ देर तक सोचकर, खैर जो कुछ हो, जमुना को मैं इज्जत के साथ प्यार करता हूँ। वह मेरी बहुत ही नेक साली है। यद्यपि उसका यहाँ होना मेरे लिए एक ताज्जुब की बात है, तथापि उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। यदि यह उसी का मकान है तो मैं विशेष चिंता भी न करूंगा। तुम शीघ्र जाकर उसे कह दो कि मेरे सबब से तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। तुम्हारे भेद तुम्हारी इच्छानुसार मैं जरूर छिपाऊंगा। प्रभाकर सिंह की बात समाप्त होते ही प्रसन्नता के साथ बिमला ने अपने चेहरे पर से झिल्ली उतार कर अलग रख दी और प्रभाकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। प्रभाकर सिंह बिमला को पैरों पर से उठाकर, जमुना, आहा, क्या तुम वास्तव में जमुना हो? विमला, जी हाँ, मैं वास्तव में जमुना हूँ, इसमें आप कुछ ही देर संदेह न करें। ज्यादा देर तक तरबुद में न डालकर मैं अभी आपका भ्रम दूर कर देती हूँ। अपने जमुना होने के सबूत में मैं आपको उस दिन की चिकोटी याद दिलाती हूँ जिस
दिन मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी और जिसका हाल सिवाय आपके और किसी को मालूम नहीं है। प्रभाकर सिंह प्रसन्न होकर बेशक अब मुझे कुछ संदेह नहीं रहा, परंतु आश्चर्य तुम्हारे ससुर ने हाल ही से अपने हाथ में मुझे चिट्ठी लिखी थी कि जमुना और सरस्वती दोनों मर गई हैं। मैंने ये हाल अभी तक तुम्हारी बहन इंदु से नहीं कहा, क्योंकि इस संकट के जमाने में इस खबर को सुनाकर उन्हें और भी दुख देना मैंने कि जमुना कहाँ है, जिसके कारण मैं यहाँ उचित नहीं जाना। मगर अब मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारे ससुर ने मुझे झूठ लिखा, ना मालूम क्यों। बिमला नहीं, उन्होंने झूठ नहीं लिखा, उन्हें यही मालूम है कि जमुना सरस्वती दोनों मर गईं, मगर वास्तव में हम दोनों जीती हैं। प्रभाकर सिंह ये तो तुम और भी आश्चर्य की बात सुनाती हो। बिमला आपके लिए बेशक आश्चर्य की बात है, इसी से तो मैंने आपसे प्रतिज्ञा करा ली कि मेरे भेद आप छिपाए रहें, जिनमें से एक ये भी बात है कि हमारा जीते रहना किसी को मालूम न होने पाए। इतना कहकर विमला ने ताली बजाई। उसी समय तेजी के साथ सरस्वती कला एक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आए और प्रभाकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। प्रभाकर सिंह ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, आह, मैं इस समय तुम दोनों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि सुरंग में तुम दोनों को देखना विश्वास के योग्य न था। अब यह मालूम होना चाहिए कि तुम लोग यहाँ क्यों, किसके भरोसे पर और किस नीयत से रहती हो, तथा बाहर मौलसिरी मालश्री के पेड़ पर मैंने किसे देखा। नहीं, वो इस सरस्वती के सिवाय कोई और ना थी, मैं पहचान गया, इसी की सूरत इंदु से विशेष मिलती है। उद्धरण चिन्ह विमला बेशक वह सरस्वती ही थी, क्षण भर के लिए इसने आपके साथ दिल लगी की थी। कला मुस्कुराती हुई, मगर जो कुछ मैं किया चाहती थी वह न कर। प्रभाकर सिंह वह क्या? कला बस अब उसका कहना ठीक नहीं। प्रभाकर सिंह अच्छा ये बताओ कि तुम लोग छिपकर क्यों रहती थीं? बिमला इसलिए कि कमवत भूतनाथ घातक है, उसने अपने हाथ में उन्हें बदला लेकर कलेजा कुछ ठंडा करें। आपको नहीं मालूम कि वो मेरे पति का हम दोनों बहनों को विधवा बना दिया। प्रभाकर सिंह आश्चर्य से ये तुम क्या कह रही हो? चारों विमला बेशक ऐसा ही है, आपने उस कमीने को पहचाना नहीं, वह वास्तव में गदाधर सिंह है, सूरत बदले तरफ घूम रहा है। आजकल वह अपनी नौकरी पर अर्थात मेरे ससुर के यहाँ नहीं रहता। प्रभाकर सिंह ये तो मुझे भी मालूम है, गदाधर सिंह लापता हो रहा है और किसी को उसका ठीक हाल मालूम नहीं है, मगर यह बात मेरे दिल में नहीं बैठती कि भूतनाथ वास्तव में वही गदाधर सिंह है। बिमला मैं जो कहती हूँ बेशक ऐसा ही है। प्रभाकर सिंह सिर हिलाकर शायद हो कुछ सोचकर, खैर पहले मैं इंदु को उसके यहाँ से हटाऊंगा और तब साफ साफ उससे पूछूंगा कि बताओ तुम गदाधर सिंह हो या नहीं। मगर फिर भी इसका सबूत मिलना कठिन होगा कि दयाराम को उसी ने मारा है। विमला नहीं, आप ऐसा कदापि न करें, नहीं तो हमारा सब उद्योग मिट्टी में मिल जाएगा। प्रभाकर सिंह नहीं, मैं जरूर पूछूंगा और यदि तुम्हारा कहना ठीक निकला तो मैं स्वयं उससे लगा। बिमला उदासी से ओह, तब तो आप और भी अंधेर करेंगे। प्रभाकर सिंह नहीं, इस विषय में मैं तुमसे राय न लूंगा। बिमला तब आप अपनी प्रतिज्ञा भंग करेंगे। प्रभाकर सिंह ऐसा ही न होने पावेगा, कुछ सोचकर, खैर ये तो पीछे देखा जाएगा, पहले इंदु की फिक्र करनी चाहिए। यद्यपि गुलाबा सिंह उसके साथ है, अभी यकायक उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। विमला मैं उसके लिए बंदोबस्त कर चुकी हूँ, आप बेफिक्र रहें। प्रभाकर सिंह भला मैं बेफिक्र क्यों कर रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, भूतनाथ के घर जाकर सहज ही में यदि तुम चाहती हो तो उसे यहाँ तुम्हारे पास ले आऊंगा। बिमला जी नहीं, ऐसा करने से मेरा भेद खुल जाएगा। वह बड़ा ही काया है, बात की बात में आपसे पता लगा लेगा कि उसकी घाटी के साथ एक और स्थान है जहाँ कोई रहता है, अभी उसे यह मालूम। प्रभाकर सिंह नहीं, मैं किसी तरह तुम्हारा भेद खुलने न दूंगा। बिमला अस्तु इस समय तो आप रहने दीजिए, पहले जरूरी कामों से इत्यादि से छुट्टी पाए, फिर जैसी राय होगी देखा जाएगा। मैं कुछ होने दूंगी, बल्कि आपसे ज्यादा मुझे खुटका लगा हुआ है। अगर स्नान ध्यान पूजा पाठ कीजिए,
भोजन की दुश्मन तो हूँ नहीं, जो उसे तकलीफ न आई तो मैंने किया ही क्या। प्रभाकर सिंह, खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, थोड़ी देर के लिए ज्यादा जोर देने की भी अभी जरूरत नहीं। बिमला, अच्छा तो अब आप कुछ देर के लिए दोनों को छुट्टी दीजिए, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करूं। तब तक आप इस उंगली का इशारा करक कोठरी में जाए और फिर बंगले के बाहर जाकर मैदान और कुदरती बाग में जहां चाहिए घूमिए फिरिए। मैं बहुत जल्दी यहाँ हाजिर होऊंगी, मगर आप इस बात का खूब ख्याल रखिएगा कि अब हम दोनों को जमुना और सरस्वती के नाम से संबोधित न कीजिएगा, और न हम दोनों घड़ी घड़ी जमुना और सरस्वती की सूरत में आपको दिखाई देंगी। हम दोनों का नाम बिमला और कला, बस यही ठीक है। इसके बाद और भी कुछ समझा बुझाकर कला को साथ लिए हुए बिमला कमरे के बाहर चली गई। प्रभाकर सिंह भी उठ खड़े हुए और कुछ सोचते हुए उस कमरे में टहलने लगे। वे सोचने लगे, क्या जमुना का कहना सच है? क्या भूतनाथ वास्तव में गदाधर सिंह ही है? फिर मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? संभव है कि रात का समय होने के कारण मुझे धोखा हुआ हो, या उसी ने कुछ सूरत बदली हुई हो। मेरा ध्यान भी तो इस तरफ नहीं था कि गौर से उसे देखता और पहचानने की कोशिश करता, लेकिन अगर वह वास्तव में गदाधर सिंह है तो निस्संदेह खोटा है, और कोई भारी घात करने के लिए उसने ये ढंग पकड़ा है। एयार भी तो पहले दर्जे का है, वह जो न कर सके थोड़ा है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने दयाराम को मारा हो। अच्छा, उसने रणधीर सिंह का घर क्यों छोड़ दिया, जिनका एयार था और जो बड़ी खातिर से उसे रखते थे? संभव है कि दयाराम के मारे जाने पर उसने उदास होकर अपना काम छोड़ दिया हो, या ये भी हो सकता है कि दयाराम के दुश्मन और खूनी का पता लगाने ही के लिए उसने अपना रहन सहन का रंग ढंग बदल दिया हो। अगर ऐसा है तो रणधीर सिंह जी इस बात को जानते होंगे। गुलाब सिंह ने वह भेद मुझ पर क्यों नहीं खोला? हो सकता है कि उन्हें ये सब मालूम न हो, या वे धोखे में आ गए हों, परंतु नहीं, गदाधर सिंह तो ऐसा आदमी नहीं था। अस्तु जो हो, बिना विचारे और अच्छी तरह तहकीकात किए किसी पक्ष को मजबूती के साथ पकड़ लेना उचित नहीं है। इसके अलावे ये भी तो मालूम करना चाहिए कि जमुना और सरस्वती इस तरह स्वतंत्र क्यों हार रही हैं, और उन्होंने अपने को मुर्दा क्यों मशहूर कर दिया, तथा यह अनूठा स्थान इन्हें कैसे मिल गया, और यहाँ किसका सहारा पाकर ये दोनों रहती हैं। भूतनाथ से दुश्मनी रखना और बदला लेने का व्रत धारण करना कुछ हंसी खेल नहीं है, और इस तरह रहने से रुपये पैसे की भी कम जरूरत नहीं है। आखिर यह है क्या मामला? ये तो हमने पूछा ही नहीं कि यह स्थान किसका है, और तुम लोग आजकल किसकी होकर रहती हो। खैर, अब पूछ लेंगे। कोई ना कोई भारी आदमी इनका साथी जरूरी है, उसे भी भूतनाथ ने दुश्मनी है। क्या इन दोनों पर व्यभिचार का दोष भी लगाया जा सकता है? कैसे कहें, हाँ या नहीं। ऐसे खोटे दिल की तो ये दोनों थी नहीं, मगर ये सती और साध्वी हैं, तो इनका मददगार भी कोई इन्हीं का रिश्तेदार जरूर होगा, मगर वह भी कोई साधारण व्यक्ति न होगा जिसका यह अनूठा स्थान है। हाँ, ये भी तो है कि यदि ये व्यभिचारिणी होती तो मुझे यहाँ न लाती और इंदु को भी लाने की चेष्टा न करती। मगर अभी यह भी क्यों कर कह सकते हैं कि इंदु को यहाँ लाने की चेष्टा कर रही हैं। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। चला पहले मैदान में घूम आवे, तब फिर उन दोनों के आने पर बातचीत से सब मामले की थाह लेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रभाकर सिंह दरवाजा खोलकर उस कोठरी में घुस गए जिसकी तरफ बिमला ने इशारा किया था। उसके अंदर नहाने तथा संध्या पूजा करने का पूरा सामान करीने से रखा हुआ था, बल्कि एक छोटी सी अलमारी में कुछ जरूरी कपड़े और भोजन करने के अच्छे पदार्थ भी मौजूद थे। प्रभाकर सिंह ने अपनी ढाल तलवार एक खूंटी से लटका दी और तीर कमान भी एक चौकी पर रखकर कपड़े का कुछ बोझ हल्का किया और जल से भरा हुआ लोटा उठाकर कोठरी के बाहर निकले। कई कदम आगे गए होंगे कि कुछ सोचकर लौटे और उस कोठरी में जाकर अपनी तलवार खूंटी पर से उतार लाए और बंगले के बाहर निकले। दिन पहर भर से ज्यादा चढ़ चुका था और धूप में गर्मी ज्यादा आ चुकी, मगर उस सुंदर घाटी में जिसमें पहाड़ी से सटा हुए एक छोटा सात चश्मा भी बह रहा था, बुलबुटे पेड़ों की बहुतायत होने के कारण हवा बुरी नहीं मालूम होती थी।
प्रभाकर सिंह पूरब तरफ मैदान की हद चले गए और नहर लांच कर पहाड़ी के कुछ ऊपर बढ़ गए, जहां पेड़ों का एक बहुत अच्छा छोटा सा झुरमुट। कुछ देर बाद वहां से लौटे तो नहाने और संध्या पूजा के लिए इन्हें वह चश्मा ही प्यारा मालूम हुआ, अस्तु उसके किनारे एक सुंदर चट्टान पर बैठ गए। घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही प्रभाकर सिंह सब जरूरी कामों से निश्चिंत हो गए तथा अपने कपड़े भी धोकर सुखा लिए। इसके बाद उस बंगले में पहुंचे और इस आशा में थे कि जमुना और सरस्वती यहाँ आ गई होंगी, मगर एक लोंडी के सिवाय वहाँ और किसी को भी न देखा, जिसकी जुबानी हुआ कि उनके आने में अभी घंटे भर की देर है, तब तक आप कुछ जलपान खा लीजिए, जिसका सामान नहाने वाली कोठरी में मौजूद है। अच्छा कहकर प्रभाकर सिंह ने उस लोरी को तो विदा कर दिया और आप एक किनारे फर्श पर तकिए का सहारा लेकर लेट गए और कुछ चिंता करने लगे। घंटे भर क्या कई घंटे बीत गए पर जमुना और सरस्वती न आई और प्रभाकर सिंह तरह तरह की चिंता में डूबे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ जलपान भी न किया। जब थोड़ा सा दिन बाकी रह गया तब वो घबराकर बंगले के बाहर निकले और मैदान में घूमने लगे। अभी उन्हें घूमते हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक लॉरी बंगले के अंदर से निकली और दौड़ती हुई प्रभाकर सिंह के पास आई तथा एक चिट्ठी उनके हाथ में देकर जवाब का इंतजार किए बिना ही वापस चली गई। प्रभाकर सिंह ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। ये लिखा हुआ था, श्रीमान जीजाजी, मैं एक बड़े ही तरबुद में पड़ गई हूँ। मुझे मालूम हुआ कि इंदु बहन बुरी आफत में पड़ा चाहती हैं, अस्तु मैं उन्हीं की फिक्र में जाती हूँ। लौटकर आपसे सब समाचार कहूंगी। आशा है कि तब तक आप सबके साथ यहाँ रहेंगे। बिमला उद्धरण चिन्ह। इस चिट्ठी ने प्रभाकर सिंह को बड़े ही तरद में डाल दिया और तरह तरह की चिंता करते हुए वह उस मैदान में टहलने लगे। उन्हें कुछ भी सुध न रही कि किस तरफ जा रहे हैं और किधर जाना चाहिए। उत्तर तरफ का मैदान समाप्त करके वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे और कई सायत तक रुके रहने के बाद एक पगडंडी देख ऊपर की तरफ चलने लगे। लगभग 30 या 40 कदम के ऊपर गए होंगे कि एक छोटा सा काठ का दरवाजा नजर आया कि जिस पर साधारण जंजीर चढ़ी हुई थी। वे इस दरवाजे को देखकर चौंके और चारों तरफ निगाह दौड़ाकर सोचने लगे, हैं ये दरवाजा कैसा? मैं तो बिना इरादा किए ही यकायक यहाँ आ पहुँचा। मालूम होता है कि यह कोई सुरंग है, मगर इसके मुंह पर किसी तरह की हिफाजत क्यों नहीं है? ये दरवाजा तो एक लात भी नहीं सह सकता। शायद इसके अंदर किसी तरह की रुकावट हो, जैसी कि उस सुरंग के अंदर थी जिसकी राह से मैं यहाँ आया था। खैर, इसके अंदर चल के देखना तो चाहिए कि क्या है। कदाचित इस कैदखाने के बाहर ही निकल जाऊं। बेशक ये स्थान सुंदर और सुहावना होने पर भी मेरे लिए कैदखाना ही है। यदि इस राह से मैं बाहर निकल गया तो बड़ा ही अच्छा होगा। मैं इंदु को जरूर बचा लूंगा, जिसे इस आफत के जमाने में भी मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अच्छा जो हो, मैं के अंदर जरूर चलूंगा, मगर इस तरह निहत्थे जाना तो उचित नहीं। पहले बंगले के अंदर चलकर अपनी पोशाक पहिरना और अपने हरबे लगा लेना चाहिए। न मालूम इसके अंदर चलकर कैसा मौका पड़े, न भी पड़े तो क्या, कदाचित इस घाटी के बाहर ही हो जाएं तो अपने हदें क्यों छोड़ जाएं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह सोच विचार कर प्रभाकर सिंह वहां से लौटे और अपनी पूरी पोशाक पहिर और हरवे लगाकर वे बाहर पहुंचे के साथ बंगले के अंदर चले गए। बात की बात में और मैदान तय करके फिर उसी सुरंग के मुहाने पर जा दरवाजा खोलने में किसी तरह की कठिनाई थी, अतः वे सहज ही में दरवाजा खोल उस सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग बहुत चौड़ी ऊंची न थी, केवल का आदमी खुले ढंग से उसमें चल सकता था। अगर सामने से कोई दूसरा आदमी आता हुआ मिल जाए तो बड़ी से दोनों एक दूसरे को निकालकर अपनी अपनी राह ले सकते थे। हाँ, लंबाई में ये सुरंग बहुत छोटी न थी, बल्कि 400-450 कदम लंबी थी। सुरंग में पूरा अंधकार था और साथ ही इसके वह भयानक भी मालूम होती थी, मगर प्रभाकर सिंह ने इसकी कोई परवाह न की और हाथ फैलाए आगे की तरफ बढ़े चले गए। जैसे जैसे आगे जाते थे सुरंग तंग होती जाती थी। जब प्रभाकर सिंह सुरंग खत्म कर चुके तो आगे रास्ता बंद पाया। लकड़ी या लोहे का कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था जिसे बंद कहा जाए, बल्कि अंगड़ पत्थरों से ही वह रास्ता बंद था। प्रभाकर सिंह ने बहुत अच्छी तरह टटोलने और गौर करने पर यही निश्चय किया कि बस अब आगे जाने का रास्ता नहीं है,
मालूम होता है कि सुरंग बनाने वालों ने इसी जगह तक बनाकर छोड़ दिया है और यह सुरंग अधूरी रह गई। इस विचार पर भी प्रभाकर सिंह का दिल न जमा। उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कोई बात है और यह सुरंग व्यर्थ नहीं बनाई गई होगी। उन्होंने फिर अच्छी तरह आगे की तरफ टटोलना शुरू किया। मालूम होता था कि आगे छोटे बड़े कई अनगढ़ पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। इस बीच में 2-3 पत्थर कुचलते हुए भी मालूम पड़े, जिन्हें प्रभाकर सिंह ने बलपूर्वक उखाड़ना चाहा। एक पत्थर तो सहज ही में उखड़ आया और जब उन्होंने उसे उठाकर अलग रखा तो छोटे छोटे 2 छेद मालूम पड़े, जिनमें से उस पार की चीजें दिखाई दे रही थीं और यह भी मालूम होता था कि अभी कुछ दिन बाकी है। अब उन्हें और भी विश्वास हो गया कि अगर इसी तरह और 2-3 पत्थर अपने ठिकाने से हटा दिए जाएं तो जरूर रास्ता निकल आएगा। अस्तु उन्होंने फिर जोर करना शुरू किया। साथियों, इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।